हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूटेट प्रीवियस ईयर पेपर 2022 के हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो इस वीडियो को यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन सा कथन सही है? इन चारों में से सही कथन का चयन करना है आपको। आपका सही आंसर होगा कि मौन पाठ से मौन क्षमता विकसित होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर दिया गया है। मौन पाठ से क्या होता है? मौन क्षमता विकसित होती है। चलिए अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने की सरल व स्वाभाविक विधि क्या है? तो प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने की सबसे सरल व स्वाभाविक विधि कौन सी होती है? इन चारों में से आपका सही आंसर है अनुकरण विधि, और इस अनुकरण विधि को हम संसर्ग विधि के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, गद्य की नाटक विद्या का प्राण तत्व क्या है? तो गद्य की जो नाटक विद्या होती है उसका प्राण तत्व किसको माना जाता है? इन चारों में से आपका सही आंसर है कि कथा वस्तु को गद्य नाटक की विद्या का प्राण तत्व के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में मातृभाषा शिक्षण का भावात्मक उद्देश्य बताइए। तो मातृभाषा शिक्षण का भावात्मक उद्देश्य क्या होता है? आपका सही आंसर है कि ये यानी छात्रों में अपनी भाषा व साहित्य के प्रति आदर व रुचि जगाना। ऑप्शन डी आपका सही आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न है, मौखिक भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधियों में कौन सी विधि अप्रासंगिक है? तो मौखिक भाषा शिक्षण की कौन सी यहाँ पे अप्रासंगिक विधि दिया गया है? आपका सही आंसर है यहाँ पे ये जो भाषण विधि है ये एक प्रकार की क्या होती है? मौखिक भाषा शिक्षण की अप्रत्यक्ष विधियों में से एक अप्रासंगिक विधि के रूप में हम इसको जानते हैं। ऑप्शन बी आपका सही आंसर दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो भारतीय संविधान में ये आप जानते हैं कि भाषाओं से संबंधित जो अनुसूची है वो आपकी 8वीं अनुसूची है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर दिया गया। और ये आप जानते हैं कि भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें कितनी भाषाओं को मान्यता दे रखी है? 22 भाषाओं को। तो चलिए ऑप्शन डी आपका राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि रस निरूपण में मनोगत भाव को व्यक्त करने वाले शारीरिक विकार कहलाते हैं। तो रसों से सवाल पूछा गया है आपसे कि रस निरूपण में मनोगत भाव को व्यक्त करने वाले जो विकार होते हैं, जो परिवर्तन होते हैं, उनको हम किस नाम से जानते हैं? आपका सही आंसर होगा स्थायी भाव कहते हैं उनको। ऑप्शन ए आपका सही आंसर दिया गया है। और ये आप जानते हैं कि हिंदी में स्थायी भावों की संख्या कितनी होती है? तो सबसे पहले आपको ये जानकारी तो होनी चाहिए कि हिंदी में रसों की संख्या मुख्य रूप से 9 मानी गई है। 9 रस होते हैं हिंदी में और प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है। तो स्थायी भाव की संख्या कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। रसों की संख्या जब 9 है तो स्थायी भाव की संख्या क्या हो जाएगी? 9 हो जाएगी। और ये आप जानते होंगे कि संचारी जो भाव हैं इनकी संख्या 33 होती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान हिंदी का सही विकासीय क्रम बताना है। तो सही विकासीय क्रम क्या है हिंदी भाषा का? आपका सही आंसर होगा, सबसे पहले प्राकृत भाषा थी, प्राकृत के बाद पौली भाषा आई, पौली भाषा के बाद अपभ्रंश, फिर उसके बाद हिंदी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न है, उच्चारण की दृष्टि से कौन सा व्यंजन वर्ग तालव्य वर्ग है? यानी इन चारों में से तालव्य वर्ग के व्यंजन कौन से हैं? आपका सही आंसर हो जाएगा कि यहाँ पे ये जो च, छ, ज, झ दिया गया है ये एक प्रकार का तालव्य व्यंजन होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, रवि अभाव लखी रैन में दिन लखी चंद्र विहीन सतत उदित इहि हेतु जनो, इसमें कौन सा अलंकार है? अलंकार से सवाल पूछा गया है आपसे। तो इन पंक्तियों में हो जाएगा आपका रूपक अलंकार। ऑप्शन ए आपका सही आंसर दिया गया है। और ये आप जानते हैं कि अलंकार हम काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो गुण धर्म होते हैं, शब्द होते हैं, उनको हम अलंकार बोलते हैं। और हिंदी में मुख्य रूप से कितने अलंकार होते हैं? 3 अलंकार होते हैं। शब्दालंकार होता है जिसमें शब्दों के माध्यम से चमत्कार होता है, अर्थालंकार होता है जिसमें अर्थ के माध्यम से चमत्कार होता है, और नंबर 3 होता है आपका आधुनिक या पाश्चात्य अलंकार। तो ये इसमें रूपक अलंकार हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित पद में कौन सा छंद है? यहाँ पे कुछ पंक्तियां दी गई है तो इन पंक्तियों में कौन सा छंद होगा ये आपसे पूछा गया है। आपका राइट आंसर होगा, इन पंक्तियों में जो छंद होगा वो हो जाएगा आपका मालिनी छंद होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर दिया गया है। तो जिस प्रकार से अभी हम छंद अलंकार के संदर्भ में बात करते हैं तो ठीक उसी प्रकार से जब हम छंदों के संदर्भ में बात करते हैं तो छंद भी मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। वार्णिक छंद होता है, मात्रिक छंद होता है, मुक्तक छंद होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर मालिनी
छंद, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अंशुमाली का पर्यायवाची बताइए। तो अंशुमाली जो शब्द दिया गया है, इस शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? आपका राइट आंसर होगा अंशुमाली का पर्यायवाची होता है पतंग, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न है बुकर पुरस्कार विजेता प्रथम हिंदी उपन्यासकार का नाम बताइए। तो प्रथम हिंदी के वो उपन्यासकार कौन हैं जिनको बुकर पुरस्कार से विभूषित किया गया है? आपका राइट आंसर होगा कि अरुंधति राय जी को किया गया है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि यह प्रेम को पंथ कराल महा के लिए सही लोकोक्ति है, कौन सी होगी सही लोकोक्ति? आपका राइट आंसर है यहाँ पे ये जो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर दिया गया, ये इसके लिए सही लोकोक्ति हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न है निम्नांकित में कौन सा शब्द अयादी संधि का उदाहरण है? तो यहाँ पे संधि से सवाल पूछा गया है कि अयादी संधि का उदाहरण कौन सा है इन चारों में से? आपका सही आंसर है कि अयादी संधि, ये आप जानते हैं कि ये इत्यादि जो शब्द है इसमें अयादी संधि हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित लेखकों का जन्म के आधार पर सही अनुक्रम बताइए। तो लेखकों का जन्म के आधार पर पूछा गया है सही क्रम, आपका जो सही आंसर होगा इन चारों में से वो हो जाएगा आपका राजा लक्ष्मण सिंह, उसके बाद बाल कृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बदऊ गुरु पद कुंज, इसमें फिर से अलंकार से सवाल पूछा गया है आपसे। तो इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार, मतलब ये पंक्तियां किसके द्वारा रचित हैं? आपका राइट आंसर होगा कि ये पंक्तियां हैं सूरदास जी की पंक्तियां हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न है अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? तो ये प्रमुख रचना है अतीत के चलचित्र, ये आप जानते हैं कि महादेवी वर्मा की रचना है अतीत के चलचित्र, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की सी दिखाई मत देना प्रस्तुत काव्य पंक्ति किसकी है? तो ये किसकी पंक्ति है? आपका राइट आंसर होगा ये पंक्ति है आपकी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर दिया गया है। और ये आप जानते हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की एक रचना है, उस रचना में सबसे पहले सूर्यकांत त्रिपाठी जी के द्वारा क्या किया गया, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा क्या किया गया है कि मुक्तक छंद का पहली बार प्रयोग किया गया है, और उस रचना का नाम क्या होगा? तो ये आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। चलिए अगला प्रश्न है निम्नांकित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। ये पद्यांश होगा आपके सामने, इस पद्यांश को पढ़ करके कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, इस प्रश्न का आपको उत्तर देना है। पहला प्रश्न है उपयुक्त काव्यांश किस रचना से उद्घृत है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका ये उर्वशी से है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न है उपयुक्त पंक्तियां किसे संबोधित है? तो ये जो पंक्तियां हैं ये किसको संबोधित कर रही है? आपका जो राइट आंसर होगा ये पंक्तियां संबोधित कर रही है पुरवरा को, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन तुम संस्कृति जलनिधि तीर तरंगों से फेंकी मणि एक का भाव अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ क्या होगा? आपका राइट आंसर है इसका जो अर्थ है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर दिया गया है। अगला सवाल होगा कि करुणामय सुंदर मौन से क्या भाव व्यक्त होता है? करुणामय सुंदर मौन, इससे कौन सा भाव व्यक्त होता है? पद्यांश को गद्यांश को पढ़ करके आपको उत्तर देने हैं, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका भीरुता, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न है संस्कृति जलनिधि तीर में कौन सा अलंकार है? संस्कृति जलनिधि तीर, इस वाक्य में कौन सा अलंकार होगा? आपका राइट आंसर है इसमें अलंकार होता है आपका प्रतीप अलंकार, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए सवालों को सर्वाधिक उत्तर वाले विकल्प का चयन कीजिए, यानी सबसे उत्तम जो विकल्प आपको लगेगा वो आपको बताना है। तो इसमें पहला प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि शिक्षा का प्रवर्तमान प्रक्रिया है, शिक्षा एक प्रवर्तमान प्रक्रिया है, इस कथन का आशय क्या है? तो यहाँ से पढ़ करके आपको इसका उत्तर बताना है। आपका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका शिक्षा जड़ नहीं जीवंत प्रक्रिया है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है शिक्षा की भूख और प्यास का आशय क्या है? तो शिक्षा की भूख और प्यास, इसका आशय क्या है, इसका अर्थ क्या होता है? आपका राइट आंसर होगा इसका अर्थ कि कुशल शिक्षक एवं आकर्षक परिवेश की परिकल्पना, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है शिक्षा को जड़ता से कैसे मुक्त किया जा सकता है? शिक्षा को
जड़ता से किस प्रकार से मुक्त किया जा सकता है? आपका राइट आंसर होगा कि ये यानी समुचित नियोजन और तदनुसार प्रतिवेश से किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सर्वोच्च भूमिका है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सर्वोच्च भूमिका क्या है? आपको ये पढ़ना है और इसे आपको उत्तर देने हैं। तो आपका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे वो हो जाएगा आपका राजनेताओं की। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर दिया गया है। सबसे अधिक भूमिका राजनेताओं की होती है। अगला प्रश्न है कि आधंत शब्द में कौन सी संधि है? तो आधंत जो शब्द है इसमें संधि पूछी गई है आपसे। आपका जो सही आंसर होगा, आधंत नामक जो शब्द दिया गया है यहाँ पे, इसमें संधि होगी आपकी पूर्व रूप संधि। ऑप्शन डी सही आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि काव्य शिक्षण का मूल तत्व क्या है? आपका राइट आंसर है काव्य शिक्षण का मूल तत्व यहाँ पे अलंकार निरूपण होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, ये हिंदी से संबंधित 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।